डेली के जैसा सबसे पहले हम लोग कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे। फिर जो रहेगा हम लोग का मैथ का जो लेक्चर्स है ना, उसको हम लोग देख लेंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। पूरा 35 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आ जाओ, देखते हैं कि इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है। देखो, बहुत सारे करंट अफेयर्स है। आज देख लो, ये सबसे पहले तो आप मूवी का नाम याद कर लो, अनुजा। ठीक है ना, अनुजा नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर, बैक्ड बाय प्रियंका चोपड़ा एंड गुनीत मोंगा। ठीक है, तो प्रियंका चोपड़ा और गुनीत मुंगा के द्वारा बनाए गए मूवी है जिसका नाम है अनुजा। और इसको ऑस्कर अवार्ड के लिए मतलब क्या किया, नॉमिनेट किया गया। ऐसा नहीं कि ऑस्कर अवार्ड इसको मिल गया। ऑस्कर अवार्ड का जो मतलब ये होगा ना, क्या अनाउंसमेंट होगा, वो 2 मार्च को होने वाला है। बट अभी इसका न्यूज में आ गया है, तो इंडिया की तरफ से ये अनुजा मूवी को क्या किया गया है, यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, ये कुछ खास है, अनुजा मूवी नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऐसे भी पूरे साल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से मूवी को ऑस्कर अवार्ड के नॉमिनेट किया गया था, तो ये अनुजा मूवी किया गया। देख लो यहाँ पे, इंडियन शॉर्ट मूवी अनुजा नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म एट द 97th एकेडमी अवार्ड। ठीक है ना, 97 मतलब 97वां ये होने जा रहा है। डायरेक्ट इसको डायरेक्टर कौन सा है, तो आदम जे ग्लैब्स है। ठीक है, प्रोड्यूस बाय प्रियंका चोपड़ा एंड गुनीत मोंगा। किसने प्रोड्यूस किया इसको, प्रियंका चोपड़ा और गुनीत मोंगा थे। प्रियंका चोपड़ा भी मतलब पूछे जा सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से, फॉलोइंग में से कौन सा मूवी प्रियंका के चोपड़ा के द्वारा मतलब ये क्या किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है, ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। या अनुजा मूवी जो कि ऑस्कर 2025 के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो उसका प्रोड्यूसर फॉलोइंग में से कौन है। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, याद रखना प्रियंका चोपड़ा। बाकी कुछ खास नहीं। देख लो यहाँ पे, इसका थीम क्या रहेगा मूवी का, चाइल्ड लेबर के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना आप लोग को, अनुजा मूवी याद रखना। ठीक है, अनुजा मूवी रहेंगे पूरे साल आप लोग के न्यूज में रहेगा। दूसरा जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है, वो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इंडिया इंडिया टू लॉन्च फर्स्ट ह्यूमन सबमरीन सब सबमर्सिबल अंडर डीप ओशियन। ठीक है ना, मिशन। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि सागर के अंदर, मतलब ओशियन के अंदर रहकर, मतलब ये एक मिशन स्टार्ट कर रहा है इंडिया। तो ये लॉन्च किया है। देख लो यहाँ पे, इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च इट्स फर्स्ट ह्यूमन ऑपरेटेड अंडर वाटर सबमर्सिबल एज अ पार्ट ऑफ द डीप ओशन मिशन। तो इन ओशियन के अंदर मिशन के लिए है। ठीक है, तो इसमें से कुछ खास यहाँ पे अगर बोला जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, मुझे नहीं लगता इससे क्वेश्चन आएगा। बट अवेयर रहोगे तो आगे आने वाले टाइम में ना, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ से कुछ अगर बनता है तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, द सबमर्सिबल इज डिजाइन फॉर द अंडर वाटर exploration and will be capable of reaching despite of 50-100 मीटर। मतलब समुद्र के अंदर 50-100 मीटर तक ये मिशन हो सकता है। ये फर्स्ट स्टार्टिंग वाला, बाद में अगले साल तक ये 600 मीटर तक, यानी 6 किलोमीटर अंदर तक भी ये किया जा सकता है। तो आने वाले भविष्य में इस पर डेवलपमेंट होगा, तो उस टाइम ऐसे क्वेश्चन मतलब बनेंगे, जैसे भी बन सकते हैं। लेकिन अभी के टाइम में अगर बना तो कितना मीटर अंडर वाटर है, चांसेस कम है। बट मैंने आपको बता दिया, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना। आए न्यूज जो, इसको थोड़ा सा गो थ्रू करते रहना, बाकी कुछ खास इसमें नहीं है। फिर इसके बाद देख लो, आईडीबीआई बैंक है, बैंकिंग का जो एसबीआई का बैंक एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आईडीबीआई का देख लो, यहाँ पे सीईओ यहाँ पे नियुक्त किया गया इनको। देख लो, आईडीबीआई बैंक री अपॉइंट्स राकेश शर्मा एज एमडी एंड सीईओ फॉर 3 साल के लिए एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया है। किसको, राकेश शर्मा को। ठीक है ना, राकेश शर्मा। तो याद रख सकते हो आईडीबीआई बैंक के। ठीक है ना, तो आईडीबीआई बैंक के अभी के टाइम में सीईओ और एमडी कौन है, राकेश शर्मा। ठीक है, तो याद रखना। फिर उसके बाद देख लो यहाँ पे वोमेन देखो यहाँ पे, मेली केरी क्लिंच आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है ना, तो वुमेन के बारे में ये आप लोग को बताया गया था। आईसीसी 2024 का प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया था मेंस में, ये चुना गया था जसप्रीत बुमराह को चुना गया था। ठीक है ना, और वुमेन्स में किसको चुना गया है, देख लो, मेली केरी, और ये न्यूजीलैंड के रहने वाली है। तो इनका नाम याद रखोगे और कौन से कंट्री से बिलोंग करती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे, आपको बता देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा इसको रीड कर लो। इन 2024 न्यूजीलैंड मेरी केरे इमर्ज एज द स्टैंड अप प्लेयर इन वुमेन्स क्रिकेट, क्लिंचिंग द प्रेस्टिजियस रेचल हेनी फ्लिंट ट्रॉफी नोन एज आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर। ठीक है ना, तो ये देख लो यहाँ पे, अवार्डेड टू द बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर कार्लेस
brilliance in all aspects of game, from her explosive batting to her lethal leg spin bowling, made her forced to रिकॉर्ड। मतलब ये देख लो यहाँ पे सीधे सीधे इनका नाम याद रखो, कितना कौन पड़ेगा, टाइम उतना रहता नहीं है, हम लोगों को फटाफट करना रहता है। इंपॉर्टेंट जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते थे यही बन सकते हैं। उस ओमेन क्रिकेटर का नाम बताओ जो ईयर ऑफ द मंथ बनी है, तो ये नाम याद रखो, मेली कैरेर, और ये कहाँ के रहने वाली है, तो न्यूजीलैंड के रहने वाली है, ठीक है ना। तो न्यूजीलैंड के रहने वाली है, कंट्री का नाम याद रखोगे, उनका नाम याद रखोगे, बस काम खत्म। इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं बनेगा, कुछ बनेगा खास क्या, मतलब मन भी नहीं करेगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अरे यार कहाँ गया, एक मिनट, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। हाँ देखो, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ये बीच में आ गया ना, ये पहले पढ़ लो फिर उसके बाद दोनों बताता हूँ। देख लो, ये स्मृति मंदाना है, ये इंडियन वुमेन क्रिकेटर है, ठीक है ना। स्मृति मंदाना आईसीसी वुमेन्स ओडीआई, मतलब वनडे मैच के लिए, वनडे मैच होता है ना, जानते हो ना, 3 तरह का मैच होता है, एक टेस्ट मैच होता है, एक T20 मैच होता है, और एक 50-50 मैच होता है। तो वनडे मैच में इनको प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है वुमेन्स की तरफ से। उनको तो ओवरऑल था, ठीक है ना, जो न्यूजीलैंड की थी मैरली कैरली, ठीक है। उनका नाम भी अजीब है, मैरली कैरली, ऐसे नाम याद कर लो, नाम आए तो पढ़ या समझ में आ जाए, ऑप्शन में रहे तब टिक मार्क कर सको तो, ठीक है। ओडीआई में इनको बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, किसको, स्मृति मंदाना को। तो देख लो यहाँ पे आईसीसी वोमेन्स ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 विनर कौन रही, स्मृति मंदाना, ठीक है। तो याद रख सकते हो, कुछ खास इनके पूछे जा सकते हैं, इंडिया से रिलेटेड है तो क्वेश्चन पक्का बनेंगे। हाँ ये देखो, वो पिछला स्लाइड जो था यहाँ पे, यूनिफॉर्म सिविल कोड रोल आउट बिगिंस इन उत्तराखंड। आप लोगों को पता है कि यूसीसी पे बहुत ज़्यादा चर्चा बहुत दिनों से चल रही है, पूरा कंट्री में इसको लागू करने के लिए सोचा जा रहा है कि एक कानून रहेगा, एक देश एक कानून, समझ रहे हो ना, मतलब एक ही सबके लिए, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सबके लिए क्या रहेगा। जैसे मैरिज लॉ हो गया, शादी का लॉ देखोगे तो हिंदू में अलग होता है, मुस्लिम में अलग होता है। तो इनके कहने का मतलब एक शादी का ही नहीं, बहुत सारे लॉ ऐसा है। तो एक यूसीसी का मतलब वही होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है, ठीक है ना, कि सबके लिए एक ही रूल होगा। और पूरे ये कंट्री में लागू करने के लिए बात चल रही थी बहुत पहले से। तो पहला ऐसा स्टेट हुआ है जिसने इसको सिविल कोड यूसीसी लागू किया है, और उस स्टेट का नाम है उत्तराखंड। तो फर्स्ट है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने यूसीसी को लागू किया है, तो ये कौन है, उत्तराखंड है, ये याद रखना आप लोग, उत्तराखंड। देख लो, अभी यहाँ से यहाँ जाओ, फिर देख लो यहाँ पे वही न्यूज है, यूनिफॉर्म सिविल कोड रोल आउट बिगिन। सबसे पहले ये देखो, क्वेश्चन बहुत बार आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का आर्टिकल आपको पूछा जाता है, बहुत बार आपको पूछा जाता है एग्जाम में, आर्टिकल, ठीक है ना, आर्टिकल। तो ये 44 आर्टिकल है, याद रखना। 44 आर्टिकल के में लिखा हुआ है, डीपीएसपी में है, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में है, डीपी डीपीएसपी, ठीक है ना, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में है, 44 आर्टिकल है। आर्टिकल भी याद रखना है क्योंकि पूछे जाते हैं। तो देख लो यहाँ पे, फर्स्ट इन इंडिया, उत्तराखंड बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूसीसी, ठीक है। डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कब है, 27 जनवरी को, कल से स्टार्ट हुआ था। ध्यान रखना ये सब चीजें आप लोग को। देख लो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे देख लो सकते हो, इक्वल मैरिजेबल एज फॉर मेन एंड वुमेन। देखते हो ना, अगर मान लो कभी के टाइम में देखा जाए तो क्या है, मैन के लिए अलग है, वुमेन के लिए अलग है, बट यूसीसी के तहत क्या होगा, दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा रूल। ऐसा नहीं कि मेन के लिए अलग रहेगा और वुमेन के लिए अलग रहेगा। ग्राउंड्स एंड प्रोसीजर फॉर द डाइवोर्स विल बी यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल रीजन। सभी रीजन में आप लोग को, मतलब कैसे था, मुस्लिम लोगों में क्या तलाक तलाक ऐसा बोला जाता था कि ट्रिपल तलाक था, उससे था, और हिंदू में कुछ अलग है, लेकिन सबके लिए क्या होगा, एक ही जैसा होगा। बैन्स ऑन पोलिगमी एंड हलाला। आप लोग को पता है कि मुस्लिमों में क्या होता है, हलाला होता है और बहु विवाह होता है। तो ये मतलब ये पॉलीगमी मतलब होता है एक से ज्यादा शादियां, तो उसको भी क्या किया जाएगा, यहाँ पे बैन किया जाएगा। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल मैरिज एंड लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है ना, सबके लिए रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। जितने भी शादियां होगी, अभी मान लो गाँव घर में शादी होती है तो इसकी कोई भी रजिस्ट्रेशन होता नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, सारे रजिस्ट्रेशन होंगे। अगर कोई लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन होगा, जैसे एग्रीमेंट बनता है ना, उस टाइप से होगा, ठीक है ना। जेंडर पैरिटी इन मैरिज, डाइवोर्स एंड सक्सेशन, तो ये सब चीजें रहेगा। ऑल चिल्ड्रेन आर
कंसीडर लेजिमेट एंड इंक्लूड दोज बोर्न ऑफ वाइल्ड मैरिज। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखो। यूसीसी पहले तो याद रखना उत्तराखंड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आर्टिकल आप लोग याद कर लेना, 44 आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, बाकी की चीजें और भी न्यूज में आगे आगे बनेंगे, जो जो स्टेट आएगा इंपॉर्टेंट बनता जाएगा। ठीक है, तो याद रखना ये। ठीक है, यूसीसी से रिलेटेड था। हाँ, 26 जनवरी को एवरी ईयर 26 जनवरी को क्या होता है, पद्म भूषण पद्म विभूषण पद्मश्री अवार्ड दिए जाते हैं। तो टोटल इस साल ना 7 अवार्ड दिया गया है पद्म विभूषण। ठीक है ना, 7 पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। पद्म विभूषण जो होता है ना, भारत रत्न के बाद ये दूसरा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। ठीक है, इंडिया का। तो ये पद्म विभूषण टोटल सबसे पहले याद रखोगे, क्वेश्चन यही बन जाता है कि इस साल बता 2024 के लिए कितने लोगों को क्या किया गया, 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। तो 7 तो याद रखना। ठीक है, सबसे पहला किसको किसको मिला है, तो देख लो यहाँ पे श्री दुवर नागेश्वर रेड्डी, जो मेडिसिन से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। श्री दुवेश्वर नागेश्वर रेड्डी, जिनको इस साल पद्म विभूषण अवार्ड मिला है, वो किस फील्ड से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है, मेडिसिन से जुड़ा है, साइंटिस्ट से जुड़ा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको फील्ड से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो स्टेट के क्या है, तेलंगाना भी याद कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये इंपॉर्टेंट रहेगा पूरे साल। जस्टिस रिटायर जो हो गया है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री जगदीश सिंह खेहर, ठीक है ना, इनको पब्लिक अफेयर चाहिए और ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। इनको भी मतलब पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लकिया, आर्ट में इनको गुजरात के रहने वाली है। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, आर्ट में इससे जुड़ी है और ये कर्नाटका के रहने वाली है। श्री एम.टी. वासुदेवन नारायण और लिटरेचर एंड एजुकेशन से जुड़ी हुई है, केरला से है। फिर उसके बाद श्री ओसम सुजुकी पोस्थोमस, ट्रेड एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड है और ये जापान की रहने वाली है। ठीक है ना, इनको भी दिया गया, मतलब और अदर कंट्री को भी दिया जा सकता है। श्रीमती शारदा सिन्हा पुस्तकम, आर्ट से जुड़ी हुई है और ये बिहार से रहने वाली है। तो इनका बहुत ज्यादा चर्चा हुआ था, इनको तो जरूर याद रखना, शारदा सिन्हा। ठीक है, शारदा सिन्हा बिहार के रहने वाली है, इनको पद्म विभूषण। तो टोटल आपको 7 पद्म विभूषण मिले हैं। ठीक है, याद रखना। फिर उसके बाद पद्म भूषण, ठीक है ना, वो पद्म विभूषण था, ये पद्म भूषण है। उसके बाद पद्म विभूषण के बाद ये हाईएस्ट ऑनर है ये। ठीक है ना, पद्म भूषण। टोटल 19 लोगों को इसमें मिला है। ठीक है ना, तो 19 लोगों को मिला है, ये याद रखना आप लोग को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से 2-3 मैं बता देता हूँ कौन कौन सा बनेगा। एक तो देख लो यहाँ पे श्री पी.आर. श्रीजेश, ये पी.आर. श्रीजेश जो वही है जिन्होंने, आप लोग को पता है पी.आर. श्रीजेश कौन है, जिन्होंने क्या बोलते हैं ना, मेडल जीता था इनको ओलंपिक में। ठीक है ना, पेरिस ओलंपिक जो होता 2024 में हुआ था, उसमें मेडल जीते थे। और ये मतलब क्या है ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक भी थे प्रिया श्रीजेश। तो इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी वीडियो में जाकर बनाया है, पहले पढ़ाया भी है। जितने भी मतलब आप लोग को मिलेगा, क्या बोलते हैं ना, गेम्स से रिलेटेड, उसमें भी था। तो याद रखना, ये सब क्वेश्चन आप लोग को बन जा सकते हैं आप लोग को। ठीक है, बाकी यहाँ पे श्री सूर्य प्रकाश मैं बता देता हूँ जो ज्यादा। हाँ, ये देखो ये पिछले साल भी करंट अफेयर में पढ़ाया था मैंने, क्योंकि पिछले साल इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है ना, डेथ हो गई थी, पिछले साल एग्जाम में पूछा था कि श्री विवेक देवराय जो है ना, किस चीज से रिलेटेड है, तो लिटरेचर एंड एजुकेशन। ठीक है, तो इनसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, किस फील्ड से रिलेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को बन सकते हैं, तो इनका भी याद रखना आप लोग। फिर उसके बाद देख लो, मैं बता देता हूँ, देखो मैं जो बता रहा हूँ वो एकदम पक्का याद रखना, बाकी मन करे तो याद रखो या ना रखो, मैं नहीं बोल सकता हूँ। इंपॉर्टेंट ऐसे सारे हैं, वो डिलेट करता है। मान लो कि आप महाराष्ट्र का एग्जाम दे रहे हो, तो एमपीएससी के दे रहे हो, तो महाराष्ट्र का जो है उनको याद करके रखना आपको। बिहार का दे रहे हो तो बिहार से याद करके रखना है। यूपी का दे रहे हो तो इससे ज्यादा रिलेट हो जाओ। ओवरऑल के लिए तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, याद रखना। और टोटल आपको देख लो यहाँ पे, एक तो होता है पद्म विभूषण होता है, पद्म विभूषण होता है, एक होता है पद्म भूषण होता है, और एक होता है पद्म श्री होता है। पद्म श्री में टोटल 113 लोगों को क्या किया गया, अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो याद रखना, टोटल आपको पद्म विभूषण में कितने, 7, पद्म भूषण में कितने, पद्म भूषण में कितने, भूषण में कितने आपको कि 19, और पद्म श्री में कितने आपको 113। इतना तो कम से कम याद रखना। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये जो करंट अफेयर था मैंने आप लोग को बता दिया, इंपॉर्टेंट जितने थे वो बता दिया, बाकी आगे हम लोग बढ़ते हैं।